चुनावी साल है, वादों की भरमार है, विकास का मुद्दा है, स्कीमों की बहार है। फ्री इलाज करा लो, थोड़ी बिजली भी बचा लो, रसोई गैस की महंगाई भी थोड़ी कम करा लो, क्योंकि जनाब ये चुनावी साल है और यहाँ वादों की भरमार है। जी हाँ, उम्मीदों, वादों और स्कीमों से भरा हुआ है ये चुनावी साल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साची गुप्ता और लेकर आई हूँ आपका अपना शो जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। और आज की बहस का मुद्दा है गहलोत सरकार की वो स्कीमें जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में खासा सुर्खियां बटोर रखी हैं। विपक्ष जहां इन्हें चुनावी एजेंडा बताता है, राहत कैंप को जनता का आफत कैंप कहता है, लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है? क्या जनता को वाकई में इनसे कुछ राहत मिली है? इसी पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। हमारे इस डिबेट में सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस से योगेश मिश्रा जी, बीजेपी से आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका जी, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं लोकसभा इंचार्ज महेंद्र भीणा जी। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सर सत्ता में आप हैं तो पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी। चुनावों से 6 महीने पहले आप लगाते हैं महंगाई राहत कैंप, जनता को दिखाते हैं 10 कल्याणकारी योजनाओं का दम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले 4.5 साल से राजस्थान की जनता महंगाई के बोझ तले दबी हुई नहीं थी? क्या पिछले 4.5 साल से जनता महंगे गैस सिलेंडर से 2 वक्त की रोटी पकाकर नहीं खा रही थी? अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर इतनी देरी क्यों? और इस पर जब विपक्ष कहता है कि ये चुनावी स्कीमें एक चुनावी एजेंडा है, या यूँ कहें कि 2023 के सत्ता के सिंहासन को साधने का एक जरिया है, तो फिर सरकार को इतना बुरा क्यों लगता है? देखिए साची जी, आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पत्रकार हो, कुछ भी कह सकते हो। आपने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिछले 5 बजट देखे हैं, और हर साल का बजट महंगाई से राहत दिलाने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए था। और हर साल ये कहते थे साहब ये तो चुनाव के लिए कर दे। 5 साल पहले कौन से चुनाव थे, फिर 4 साल पहले कौन से थे, फिर 3 साल पहले कौन से थे, फिर 2 साल पहले कौन से थे, पिछले साल का आपने बजट देखा और इस साल क्या दिया। अब आप बताइए, गैस का सिलेंडर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 375 रुपये का आता था, आज 1123 रुपये का गैस सिलेंडर है। अशोक गहलोत जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कई बार रिक्वेस्ट की, साहब महंगाई से राहत दो, आम आदमी के घर में चूल्हा जलना दूभर हो रहा है, और उन्होंने नहीं सुनी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला और बीपीएल वालों के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर कर दिया। राजस्थान सरकार दे रही है, वो सब्सिडी के पैसे केंद्र सरकार नहीं दे रही। क्या बुरा कर दिया? जनता को राहत दे रहे हैं। बिजली जिसकी दरें दिन पर दिन बढ़ रही थी है, अगर वो 100 यूनिट तक, पिछले बजट में 50 यूनिट फ्री थी, इस बार 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, जनता को राहत दी है। क्या बुराई कर दी? ग्रामीण साथी मेरे यहाँ कुछ बैठे हैं, गाँव में कुओं की बिजली, क्योंकि ये 70% ये देश कृषि प्रधान देश है। मैं खुद भी किसान का बेटा हूँ। मेरे कुएं की बिजली का जो बिल है वो आता था। जब से ये महंगाई राहत कैंप लगे हैं, 2000 यूनिट एक कनेक्शन पे फ्री करी है हर महीने कुएं की बिजली की। अब मेरा बिल आएगा 0 आएगा है। आदमी को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू करी, उसमें पहले 100 दिन का रोजगार था। अगर हर व्यक्ति को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी तो क्या बुराई कर दी? शहरी गारंटी रोजगार योजना शुरू करी। अगर आम आदमी को, हर व्यक्ति को शहर में भी भाई कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी, क्या बुराई कर दी? इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर दिया। पिछली बार 5 लाख तक का इलाज फ्री था, 10 लाख तक का इलाज फ्री था, 5 लाख का दुर्घटना बीमा था। किसी गरीब परिवार का व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और उसको डॉक्टर कोई बड़ा इलाज बता दे या बड़ा ऑपरेशन बता दे, उस घर की ज़मीन बिक जाती थी, मकान बिक जाते था।
अगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कर दिया कि भाई बीमारी की वजह से कोई राजस्थान में नहीं मरे, मैं 25 लाख तक का इलाज उसका फ्री करूँगा। अब आप अंदाज लगा लो, मेरे एक मिलने वाले के अभी थोड़े दिन पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके 3 ब्लॉकेज थे साहब, और कमाने वाला घर में अकेला मजदूर आदमी था। वो आया, बोलो साहब मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा, मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, परिवार भी मरेगा। क्या बात हो गई, मेरे ये प्रॉब्लम होगी, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे 3 ब्लॉकेज है, अब मुझे स्टंट डलवाने हैं। वो आदमी नारायणा हृदयालय कोई अस्पताल है वहाँ गया जयपुर, और उसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड दिखाया। उस टाइम 10 लाख तक का बीमा फ्री था, 3.5 लाख रुपए उसके लगे। उसका केवल यहाँ से जाने का, बस का आने जाने का किराया खर्च हुआ, सारा उसको मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पेमेंट हो गया, और फ्री में उसका 3.5 लाख का इलाज होकर के उसके स्टंट चेंज हो गए। उस परिवार का जीवन नहीं बचा। आज 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। कोई भी ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इवन घुटने ट्रांसप्लांट, सारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर दिए। कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरेगा। ये अच्छी सोच नहीं है। किसी परिवार में कोई कमाने वाला एक व्यक्ति हो, कोई मजदूर परिवार, और उसका कोई बेटा, कोई बड़ा व्यक्ति, परिवार का सदस्य, मेन आदमी किसी दुर्घटना में घायल हो जाए और मर जाए, अगर उस परिवार को हमारी राजस्थान की सरकार 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के दे रही है, क्या बुराई कर दी? उस परिवार को सिंबल मिलेगा। गैस की आपको बताई दी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक साथी रहते हैं, कामधेनु बीमा योजना शुरू कर दी। मैं शहर में रहता हूँ, मेरे खुद के पास 3 गौ माता हैं। अभी लंपी रोग चला था, लगभग 1,76,000 के करीब गाय इस प्रदेश में मरी थी लंपी से। अगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सबके खाते में 40-40 हज़ार रुपये पर गाय डाल दिए, तो क्या आम आदमी को राहत नहीं मिली उससे? अगर आप आम आदमी को, सरकार होती क्यों है? जनता को राहत देने के लिए, महंगाई से उसको छुटकारा दिलाए इसलिए, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाए इसलिए, और हर व्यक्ति इस प्रदेश का अमन चैन और भाईचारे से रहे इसलिए सरकार होती है। तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसलिए इंदिरा रसोई शुरू कर दी। 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है आम आदमी को। वो डाइट होती है 25 रुपये की, 17 रुपये की सब्सिडी राजस्थान की सरकार वहन करती है, और उसमें भोजन भी एकदम क्वालिटी का मिलता है। आदमी भरपेट 8 रुपये में खा सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर भूखा नहीं सोए, पिछली कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों ने सहायता करी। ये जितने भी साथी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति किसी को कोई फूड पैकेट बांट रहा है, कोई राशन के किट बांट रहा है, ये सब लोग कोरोना में सहायक थे। अगर मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और सबको 8 रुपये में भोजन मुहैया करा दिया, क्या बुराई कर दी? अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, और कोई व्यक्ति अपनी झेप मिटाने के लिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात करे और क्या चुनावी साल है, तो भाई मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप सहमत होगा साहब? जनता को सुविधा दे रहे हैं, सरकार जनता के लिए होती है, जनता की सरकार है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जनता को ये 10 जो योजनाएं चलाई हैं, इनसे इतनी राहत दे दी कि आने वाले 23 के चुनाव में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार में अशोक गहलोत की इन योजनाओं के माध्यम से एक बेटा पैदा कर दिया, जो 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक की उस घर को आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसी सरकार दोबारा रिपीट होगी, जनता जनार्दन चाहती है। विपक्षी पार्टियां हैं, कोई कुछ भी कहे, और सब हमारे साथी हैं, हम भाई हैं, लेकिन मेरे विपक्षी साथियों से भी साधन है कि भाई खाओ जिसका गाओ तो सही, बुराई क्यों करते हो? तो 23 में सरकार रिपीट हो रही है दोबारा, आम आदमी कह रहा है। और आप आने वाले 24 के चुनाव में देख लेना जिस तरीके से केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। हर घर में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज देते हैं जो सरकार के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान कब तक भुनाओगे? आपको 30 साल हो गए भुना, सन 80 से ये काम चल रहा है आपका। देखिए, जब तक धरातल पे नहीं आओगे, जनता जनार्दन की सेवा नहीं करोगे, आम आदमी की समस्या का समाधान नहीं करोगे, ये देश चलने वाला नहीं है। 150 करोड़ का देश होने वाला, 140 प्लस आबादी हो गई। अब पब्लिक है, सब जानती है, गुमराह ज़्यादा दिन नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है जनता जनार्दन 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी, और जो लोग झूठे जुमलाबाजी करते हैं उनसे इस देश को राहत दिलाएगी।
विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और हमारे साथ आज विपक्ष से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका जी भी हैं। सर, आमने सामने होकर आज मौका मिल ही गया है सर बोलने का, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल सर, अब इनकी बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं सबसे पहले तो एटीएल चैनल को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कम से कम हम सबको साथ साथ बैठाने का एक प्रयास किया है और जनता के बीच में जाने का भी एक आपने अच्छा मौका दिया है। मैं उसके लिए आपका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मैनेजमेंट पूरे एटीएल का। सांची जी, आपने क्वेश्चन जो माननीय अध्यक्ष जी से हमारे से किया, कांग्रेस के अध्यक्ष जी से, उस क्वेश्चन का जवाब चाहे वो घुमा फिरा के कैसे भी दिया हो, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब ये नहीं आया कि आखिरकार 4.5 साल सरकार कहाँ थी। बात केवल ये है, आपने खुद ने पूछा था कि 4.5 साल सरकार कहाँ थी, उसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी के पास नहीं था। खैर बेचारे अध्यक्ष जी तो क्या कहेंगे, जवाब तो गहलोत जी के पास भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जनता को जिस तरह से लोग केवल चुनावी साधन मानते हैं, यूज़ करना जानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सेवा के भाव से आए हैं, राजनीति करने आए हैं या सेवा करने आए हैं, दो में से एक चीज़ तय करनी पड़ेगी। और अगर राजनीति के साथ साथ हम सेवा करें तो निश्चित रूप से अलवर की जनता, आज आप कभी भी आपके चैनल के माध्यम से देख लीजिए, प्रेस मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, पानी के वास्ते मेरी माता बहनें सड़कों पर आ जाती हैं, लेकिन इनके यहाँ के चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो कोई भी इनके कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हों, कभी वहाँ पर उनके समाधान के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है अलवर के लिए। और जहाँ तक आपने अभी बात की ईडी की, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद दिलाऊं कि आज का वह काला दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि जो 25 जून है उसको आपकी ही एक नेता, कांग्रेस की जो नेता थी, हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे, जो आवाज़ उठाने वाली विपक्ष की पार्टियां थी, उनमें आपातकाल लगा दिया था और उनको ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया था। वह दिन है आज, ऐसा सेम का दिन है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस केवल दिखाती है, कांग्रेस शो करती है। मैं तो केवल इतना सा बात कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं हमारी जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व सरकार थी, माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो स्कीमें चालू की, उन स्कीमों को चालू नहीं रखकर उनके नाम परिवर्तन कर करके उन स्कीमों को आप गिना रहे हैं। और मैं तो यहाँ से कहता हूँ, जो आपने अभी कोरोना की बात की माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना के समय पे मैंने मेरे पिताजी को भी खोया और बहुत सारे हमारे आम जन ने, किसी ने माँ खोई, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बहू खोई, किसी ने बहन खोया, लेकिन कांग्रेस नज़र नहीं आ रही थी। और मैं आपको बता दूं, जो चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, भामाशाह योजना में ऑलरेडी पहले हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इसके 3 लाख रुपए तक की मेडिकल हेल्प दे रखी थी। लेकिन जब मैं आप सबके सामने आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब टेलीफोन आते थे ना हमारे पास लोगों के, या संजय शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं उनके पास, तो स्थिति ये होती थी कि हॉस्पिटलों में चिरंजीवी योजना कहीं नहीं थी। और वो कहते साहब किसी भी हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना में एडमिट नहीं कर रहे लोगों को। तो ऐसी योजनाओं का क्या करें जिनका आधार ही नहीं है, जो थी ही नहीं मौजूद में। और आप तो ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस कोरोना काल में, जिस समय जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, उस समय भी कोरोना काल में आपके नरेगा के काम नहीं चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो पैसा राज्य सरकारों में भेजा गया, जो प्रवासी जो लोग आके अपने अपने क्षेत्रों में आए, जो बाहर रहते थे, और वो अपने अपने घरों पर जब आ गए तो उनको रोजगार की समस्या पैदा हो गई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नरेगा के लिए पैसे दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस के गीत गा रहे हैं। वो सारी स्कीम्स, कोई सी स्कीम्स जो आपने कहा कि साहब 8 रुपये में हम इंदिरा गांधी रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कर रहे हैं। अरे भाई, आपको अपने नेताओं का नाम की योजनाओं में बदलने के लिए 3 साल लग जाएं, 2.5 साल लग जाएं, जबकि यही योजना जो भोजन उपलब्ध कराने की योजना थी, माननीय वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा के नाम से, अन्नपूर्णा कोई व्यक्तिगत नाम नहीं था, हमारे देवी देवताओं का नाम था। ये जो जो बात करते हैं कांग्रेस के लोग कि साहब हम गाय के सेवक हैं, हम हिंदू हैं, आप ये बताइए, आपने अन्नपूर्णा योजना को ही केवल 8 रुपये में, उस समय भी भोजन मिलता था, 5 रुपये में नाश्ता मिलता था, भरपेट भोजन मिलता था। आपने जब इस योजना को, जब से सरकार में आए गहलोत जी, उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं कहता हूं कि अगर ये योजना चालू होती तो कोई भूखा सोने की बात भी नहीं होती और हमको जगह जगह भामाशाहों के पास नहीं जाना पड़ता, या भामाशाहों को जनता के बीच में नहीं आना पड़ता। 8 रुपये में आराम से अन्नपूर्णा योजना में भोजन मिल रहा था। लेकिन
कोरोना के जैसे काल में भी जब ये स्कीम नहीं चालू हुई, उसके बाद स्कीम चालू की इंदिरा गांधी रसोई। अब बताइए कौन सा तीर मार लिया आपने, कौन सा तीर मार लिया आपने? वही योजना है। आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं वसुंधरा जी ने जो स्कीम्स चालू की ना, उन स्कीमों को धरातल पर उसी समय लागू कर दिया जिस समय उन्होंने कहा होगा। आपने जो योजनाओं की बात की, आपने बिजली के बिलों की बात की, आपने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी स्कीमें दी, उन स्कीमों को आपको अब याद आई है, क्योंकि अब वोट चाहिए जनता से। अब जनता को, आप सब जानते हो कि भैया अगर हम पहले से पहले दे देंगे तो लुट जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम कैसे चलाएंगे सरकार को। और अब जब सरकार जा रही है तो कहते हैं बुझता हुआ दीपक कुछ ज़्यादा तेज जलता है, तो वही कांग्रेस का काम है। बुझता हुआ दीपक ज़्यादा तेज जल रहा है, स्कीमें चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारी स्कीम झूठी स्कीम है। अगर स्कीम है तो माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा जी थी, उन्होंने स्कीम चालू करी। पूरे प्रदेश में एक साथ टोल टैक्स खत्म कर दिया राजस्थान के। आपने उनको चालू कर दिया। आपने हर जगह पे टोल टैक्स पे दोबारा से चालू कर दिया। और हर आम जन, चाहे बेचारा कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है, चाहे कोई कार लेके जा रहा है, छोटे छोटे बेचारे लोगों ने अपना स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया है, आपने उन पर भी बैन लगाया है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, आपने कहा बिजली में साहब हमने 100 यूनिट का दिया, पहले 50 यूनिट दिया। आपने तो कहा था कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। आपने क्या किया, 100 यूनिट तो बढ़ा की रिलीफ देने की तो बात कर दी, लेकिन 50 यूनिट को देने की बात कर दी, लेकिन सरचार्ज बढ़ा दिया। नहीं, गलत बात। क्या बात कर रहे हो? गलत बात। आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, रुका जी सुनिए। एक सेकंड, मैंने कोई फूल चार्ज नहीं है, आप बैठिए। मैं आपसे मैडम एक बात कहना चाहता हूँ, सांची जी, हमने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सरकार ने जो रिपोर्ट रखी अपने सरकार की तरफ से, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने जो रिपोर्ट रखी, मैंने बिल्कुल बेखूबी ढंग से सुना। हमने सब लोगों ने, आप सब लोगों ने भी बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक सुना। शांतिपूर्वक सुनने की आदत तो डालो, मैं ये कह रहा हूँ। और आप जहाँ तक की बात करते हो कि साहब हमने ये सुविधाएं दे दी, वो सुविधाएं दे दी, वह सारी योजनाएं, चाहे आज आप अगर बात करें, मैं कहता हूँ भामाशाह योजना के तहत माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक घर के कार्ड बनवा दिए थे, एक घर के, हर महिला को प्रमुख बना दिया था हमारी वसुंधरा जी ने। आपने किया क्या है? आपके यहाँ से तो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा रहता है। स्थितियाँ तो यहाँ तक कि आज भी यही हैं। आपके राज्य में कलेक्टर ट्रैप हो रहा है, आपके राज्य में RS अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं। कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, आप स्वयं भी जानते हैं। अध्यक्ष जी, 1 मिनट, मैं मेरी बात पूरी कर लूँ। मेरा केवल आपसे कहना है कि मेरा आपसे कहना है कि अध्यक्ष जी, आप और मैं दोनों जने जब राजनीति में नहीं थे तब भी हम मित्र थे। मैं आपको भी बता दें, हम दोनों जने जब राजनीति में नहीं थे, बचपन था हमारा या स्टार्टिंग थी हमारी, तो भी हम दोनों मित्र थे। आज भी हम अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर किसान के खाते में 2000 रुपये हर तिमाही में आ जाते हैं, उनके 6000 रुपये साल के देते हैं, जिससे कि उस किसान को अपने बहन बेटी, अपने बच्चों को संरक्षित करने के लिए, जो बेचारा कमा भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में है, तो भूखा कोई नहीं सोए, भूखा कोई नहीं मरे, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की है। और वह अपने छोटे मोटे खर्चे भी चला सकता है, किसी भी अपने बच्ची को, बहू को, उनको 2 पैसे उनके हाथ में भी रख सकता है। ये सम्मान अगर दिलाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिलाया। और मैं साथ में ये कहूँगा कि इस देश का सम्मान भी अगर किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया, जो बराबर आपके सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है, आप सब के चुने हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में एक डंका बजा दिया कि भारत भी एक कोई शक्तिशाली देश है। और उसके बाद पर जब हम अभी यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, उसमें आपने देखा भी होगा कि भारत माता का जो झंडा लेकर आ गया, वह बिल्कुल उसके बाल भी बाका नहीं हुआ और सुरक्षित अपने घर पहुंचा। बहुत सारे देशों ने भी इसका यूज़ किया। तो मेरा केवल इतना सा कहना है कांग्रेस के मेरे भाई मित्र से कि आदरणीय योगेश जी भाई साहब, हमको यथार्थ पे आना चाहिए। हमने क्या किया शहर में, आप देखो तो सही, आप शहर की स्थिति तो देखिए, आपके चेयरमैन करप्शन में ट्रैप हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। उनके बताइए, आपके कलेक्टर, आपके कौन नहीं हो रहा, आप देखिए सर। और आप ईडी की बात कर रहे हैं कि साहब, अरे ईडी क्यों नहीं भेजे? जब इतना करप्शन है तो ईडी क्यों नहीं भेजे? डर किस बात का? कोई डर किस लिए लग रहा है? ईडी आने दो ना यार। मेरे पास ईडी। विपक्ष हमला कर चुका है और बचाव के लिए योगेश मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। बचाव की बिल्कुल बात नहीं है, आप मेरी बात सुनिए।
मैं इनके पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाता हूँ। जिस तरीके से कोरोना काल में नरेंद्र भाई मोदी ने आम मजदूर किसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और कितने लोग मरे थे पैदल चल चल के भीषण गर्मी में, अपने घर तक पहुंचने को इन्होंने साधन तक मुहैया नहीं कराए, और अपने वहाँ महलों में जाकर घरों में घुस के लोग बैठ गए। आज ये बात करते हैं नरेगा में सहायता, उसके कोरोना में सहायता की। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान रोडवेज की बसें लगा दी और सबको कर दिया। राजस्थान का जो भी मजदूर है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहता हो, उस प्रदेश की सीमा तक सबको उन्होंने बस में फ्री छुड़वाया था। ये उसकी बात करते हैं। आप सुनिए मेरी बात, मरुका जी बहुत बोल लिया आप। मैं बोला नहीं, मैं जवाब दूंगा आपकी इस बात का। आपने इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला किया नोटबंदी करके। आपने नोटबंदी इसलिए ये बहाना लेकर किया कि इससे भ्रष्टाचार होता बड़े नोटों से। आपने 500 के 1000 के नोट बंद किए और 2000 के छाप दिए। आपके यूपी के चुनाव के लिए केवल नोटबंदी आपने की थी, और 2-2 हजार के नोट आपके नेताओं के, आपके एमएलए के प्रत्याशियों के घरों पर रेड पड़ी और वहाँ मिले। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण। आप क्या बात करते हैं भ्रष्टाचार की? बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो ट्रैप हुए थे, उनके घर पे पैसे लेते उनको पकड़ा गया था। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह तय कर दिया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो। इसलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। आप लोगों ने आपके भ्रष्ट लोगों पर पर्दा डाला, मिट्टी डाली, उनको ना पकड़ने दिया, ना उन पर कोई केस चलाया। ये सुनिए, सेक्रेटरीट में सोने की सिल्लियां मिल रही हैं। सुनिए मेरी बात और सुनिए। हमारे सीएस ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुलिस के अधिकारियों को बुलाया और जिस भी अधिकारी को वहां मिली उसको अरेस्ट करवाया। ये भ्रष्टाचार को दबाने का काम बीजेपी करती है। कांग्रेस के यहाँ तो जीरो टॉलरेंस नीति है। कलेक्टर हो, आईएएस हो, आरएएस हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो बंद होगा। तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार करते हैं और तुम लोग उन पर मिट्टी डाल देते हो, उनको पकड़ते नहीं हो, और ईमानदारी का दम भरते हो आप लोग जो लोग इस देश को। चलिए इस देश को आप बोलिए, आप सुनने का मामला रखिए, आप सुनने का मामला रखिए। क्या बात का जवाब देंगे आप? रही बात योजनाओं की, पहले सुनिए मेरी। आप योजनाओं को चेंज करने की बात करती हो। राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, आपने, तुम्हारा राज जब आया तुमने सबका नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र कर दिया। एक 100 रुपए का कलर मंगाया और पोत का अटल सेवा केंद्र कर दिया आपने। राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार। सर मैं आपको फिर से बोलने का मौका दूंगी। सर अभी आपकी बात सुन ली, विपक्ष का हमला भी सुन लिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी, सर आपको मौका दूंगी, फिर आपको सर फिर से मौका मैं दूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से महेंद्र मीणा जी भी हमारे साथ में। सर थोड़ी शांति रखिए, सबको बोलने का मौका दूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखने के लिए महेंद्र मीणा जी भी हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आने वाले चुनाव से राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी आगाज़ करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के भी हाल ही की रैली में उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने नकल तो कर ली हमारी, गहलोत जी अकल कहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अरविंद जी ने कहा अपनी सभा में श्रीगंगानगर में कि गहलोत साहब नकल करने में प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कई जगह कोशिश की कि वो नकल कर लें दिल्ली सरकार के, चाहे वो बिजली के रेट कम करने की बात हो, बिजली के रेट कम करने। हमारी आवाज़ ऐसी है। देखिए, हाँ, अशोक गहलोत जी ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में और पंजाब में अपना रहे हैं, उन्हीं योजनाओं को कॉपी करके राजस्थान की जनता को लाभ दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अशोक गहलोत जी वो नीयत उनके पास नहीं है जिससे कि रास्ता निकले, तो वो रास्ता भटक गए। इसलिए अरविंद जी ने कहा कि उन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया लेकिन वो कॉपी ढंग से नहीं कर पाए। उन्होंने प्रयास किया कि हम 50 यूनिट, फिर 100 यूनिट, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे चुनाव आएगा यही कांग्रेस और बीजेपी होगी जो कहेगी कि जी हम राजस्थान की जनता को 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री देंगे यदि उनकी सरकार बनेगी। तो पब्लिक की तरफ से आम आदमी पार्टी सत्ताधारी अशोक गहलोत जी से पूछना चाहती है कि माननीय महोदय, आप पिछले 4 साल क्या कर रहे थे? 4.5 साल, और 4.5 साल हमारा जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी,
वो क्या कर रहा था? क्या वो इंतज़ार कर रहा था कि बस गहलोत जी कुछ गलती करें और हम आकर हल्ला गुल्ला करें और घर जाकर सो जाएं? देखिए, राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी 2023 का चुनाव जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लड़ेगी। जनता के क्या मुद्दे हैं भाई साहब? जनता का ये मुद्दा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, कहाँ कोविड निकल गया भाई साहब। कोविड के अंदर यदि जनता नहीं होती तो सरकार के भरोसे ये जो लाशों का ढेर था ये लगातार बढ़ता, ये किसी भी प्रकार से कम होने की इन्होंने कोई योजना, क्योंकि योजनाएं तब बनाई जाती हैं जब आपकी नीयत हो, आपकी मंशा हो। आपकी मंशा तो दूसरी है, मेरी सरकार कैसे बचे, मेरे पास मेरा खजाना कैसे बढ़े। जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो जनता की ज़रूरतें और उनको कैसे पूरा किया जाए इस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में जनता के काम करने के लिए इस बार 2023 में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो मुद्दे जनता के मुद्दे होंगे, जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिन पर हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारा देश नहीं, आज विदेशों से लोग सीखने आते हैं दिल्ली में। ऐसा क्या हुआ कि मुफ्त योजनाएं करने के बाद, जनता को मुफ्त सुविधाएं देने के बाद भी सरकार घाटे में नहीं है? ऐसा क्या फॉर्मूला है? तो अरविंद जी का फॉर्मूला, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि जब उन्होंने सोचा कि घर में बचत कैसे की जाए, महिलाओं को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, महिलाओं को काम करने में सुविधा कैसे दी जाए, तो उन्होंने बस का किराया उनका मुफ्त किया, साथ ही साथ मार्शल उन्होंने लगाए और अभी रिसेंट उन्होंने महिला ड्राइवर को भी नियुक्तियां दी हैं डीटीसी और क्लस्टर बसों में। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के लिए हमारे 4 प्राथमिकताएं हैं: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन पर तो हम काम करेंगे। अब पानी की एक बड़ी समस्या गाँव में और शहर में, आपके यहाँ भी शायद। सबसे पहले सर, जो आपने बीजेपी और कांग्रेस पर अपने आरोप लगाए हैं उसका मैं आप दोनों से जवाब लेना चाहूँगी। जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी ने कहा कि गहलोत जी वाकई में नकल करने में अकल कहीं छोड़ आए हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, अकल तो सारा देश जानता है। जब नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग करवाई थी तो राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट था अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जहाँ सरकार नहीं गिरा पाए। तो अकल की तो अशोक गहलोत जी की अकल को तो नरेंद्र मोदी जी मानते हैं और अरविंद केजरीवाल जी मानते हैं, ठीक है ना। केवल राजस्थान ही ऐसा स्टेट था जहाँ सरकार नहीं गिरा पाई, भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई नहीं। इन्होंने सब जगह हॉर्स ट्रेडिंग कर करा के, भ्रष्टाचार कर करा के, जैसा मेरे संजय भाई नरूका जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्ट तो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, जिन्होंने हर स्टेट में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। राजस्थान में सरकार बची वो अशोक गहलोत जी की अकल से बची। दूसरी बात रही योजनाओं की, चाहे किसी की नकल करके योजना चालू करें, चाहे जनता की समस्याओं को सुन करके योजना करें। वैसे जितनी उम्र अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है उतने दिन से अशोक गहलोत जी नेतागिरी करते हैं, इसलिए उनको ये बात तो कहनी भी नहीं चाहिए कि अशोक गहलोत जी अरविंद केजरीवाल जी की नकल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात अगर किसी ने की है और उसको कोई सीख करके उसको आगे बढ़ाता है तो ये अच्छी बात है। आज अशोक गहलोत जी ने 10 जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, महंगाई राहत करने के लिए, बचत करने के लिए। ये इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछो, इन्होंने सबने उन कैंपों में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए? मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उन कैंपों में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उन योजनाओं का फायदा नहीं लिया? आम आदमी पार्टी के साथियों ने नहीं कराया? अगर ये हमारी योजनाओं से असहमत है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। पैसा सबको चाहिए, इनको 5,000, 7,000, 10,000 रुपये महीने का फायदा चाहिए, लेकिन बुराई सरकारी करनी है। सर, जैसा कि भी आपने सुना कि आपने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि 4.5 साल आप भी चुपचाप बैठे रहे और 6 महीने पहले ही हल्ला गुल्ला करने के लिए आप लोग अब सामने आ गए हैं। अब क्या करें, जब जो लोग, जिन लोगों को धरना प्रदर्शन और जो सरकार के खिलाफ हम जो बोल रहे हैं वो दिखता ही नहीं हो। कोई आदमी अगर बिल्कुल ही गेंडा बन के बैठ जाए उसका क्या इलाज है? आप ये देखिए कि अलवर में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, बच्चियों पर गैंग रेप
और उसके साथ साथ दलितों पर अत्याचार, बराबर इन सब चीज़ों के लिए हम सब बराबर संघर्ष करते रहे हैं, बराबर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग केवल सरकार के नाकामियाँ भी हैं उस पर भी चाटुकारिता करते हैं और वाह 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 क्या बात है ये कहते रहते हैं। चाहे शहर में बच्चियों से बलात्कार होता रहे, चाहे पूरे ज़िले में कानून व्यवस्था ठप हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में भी हम ये अगर ये कहते रहे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार बहुत अच्छी चला रही है। और जहाँ तक आपने अभी इससे पहले ये कहा था कि साहब वो हॉर्स राइडिंग, अरे भाई आपके घर में आपकी नहीं बन रही है, आपके यहाँ आपस में विद्रोह चल रहा है। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि सरकार तो मैंने जितवाया था कांग्रेस को और मुख्यमंत्री बन गए गहलोत जी, तो उनकी आपस की लड़ाई को आप हॉर्स राइडिंग कह रहे हैं। अरे भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्या मतलब है, हम क्यों लाएंगे आपकी करे हुए कुकर्मों का। हम बीच में सरकार को मतलब हटाकर हम बैठेंगे तो हमारे को नुकसान होएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व ने इस बात के लिए नहीं कहा। मैं तो उल्टा इनको योगेश जी को बताना चाहता हूं कि आप जरा एक बार आप एक बार निकाल के देख लें कितनी नगर पालिकाएं, कितनी पंचायतें जिनके जहां पर कांग्रेस के लोग नहीं थे, वहां पर कांग्रेस की सरकार ने उन भाजपा के या अन्य जो निर्दलीय लोग थे उन सबको हटाकर अपने लोगों को बैठाने का काम कांग्रेस ने किया। तो मीणा जी भी शायद कुछ कहना चाहते हैं इसमें। मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी नीयत नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे ये बताया कि इनकी नीयत है। और वो नीयत क्या है आपने सुना ध्यान से कि हमारी सरकार कैसे बचे। इस पर गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी सरकार को बचा लिया। लेकिन जनता के लिए वो कैसे लाभ दे, इस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 50 यूनिट और 100 यूनिट बीपीएल के ही लोगों को ज़रूरत है? दिल्ली सरकार में 200 यूनिट सबके लिए है, तो क्यों नहीं गहलोत सरकार सबके लिए कर रहे हैं? और जो ऐसा क्या है, ऐसा गहलोत जी, देखिए अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब जनता चाहती है। ऐसी क्या कमी है उनके जादूगरी में कि उनको 1.5 महीने तक कैंप लगाकर बताना पड़ा कि हम आपके लिए सुविधा दे रहे हैं? जनता को बताएंगे तभी तो फायदा उठाएगी। इसका जवाब देंगे, ये योजनाएं हैं, इनका फायदा उठाइए तभी तो उठाएगी। क्या तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? आपने कराया कि नहीं रजिस्ट्रेशन? करवाया ना? नहीं, अगर आप इन योजनाओं से सहमत हो तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ। रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत थी? अगर आपको तुमको फायदा भी चाहिए, तुमको फायदा भी चाहिए। सर एक एक करके बोलिए वरना किसी की बात समझ में नहीं आएगी। सर एक एक करके बोलिए। राहत कैंप लगा रहे हैं हम, जनता को पता करके आम आदमी को मैसेज तो देंगे कि सरकार आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। अगर जनता को पता ही नहीं लगेगा तो कैसे मानेंगे? क्योंकि बीजेपी का तो काम है, एक मिनट सुन ले भाई, बीजेपी का तो काम है, करते कुछ नहीं है, गाते ज्यादा है दिन भर। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी से कि जो आपने राहत कैंप की बात की, हालांकि राहत कैंप है ही नहीं, आहत कैंप है। क्योंकि जो लोग नहीं जा रहे आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने, जो लोग नहीं जा पा रहे उनको आप लाभ नहीं दे रहे। कितने उज्ज्वला योजना के और बीपीएल के कनेक्शन है, आप पूरे दिखलवा के देख लीजिए और कितने लोगों को लाभ दिया। अरे आपकी लाभ मिल चुका है, आपकी नीयत अगर ठीक होती, एक ऑर्डर निकालते हैं कि भैया ठीक है इन लोगों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर तुम लोगों को कहने का मौका मिल जाता। नरेंद्र जी दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते तो एक ऑर्डर निकालना था ना मुख्यमंत्री जी को, भाई ये क्राइटेरिया के लोग हैं, इन लोगों को सबको सुविधाएं दी जाती हैं। आपने रजिस्ट्रेशन लगाकर आप केवल अपनी सरकार का प्रचार कर रहे हैं, जनता का जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ सदुपयोग कर रहे हैं, अध्यक्ष जी जनता का पैसा जनता के लिए खर्च कर रहे हैं। एक सेकंड और पूछना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी अपने घर से दे रहे हैं क्या? सुनिए एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी घर से दे रहे हैं। मैं दूसरी बात कहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी घर से दे रहे हैं, जो हमारा टैक्स पेयर है, जो हमारा टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जो टैक्स राजस्थान के टैक्स का सारा पैसा केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों से रोक रखा है। ये नहीं रहा राजस्थान के हिस्से का पैसा, जीएसटी का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, ये नहीं रहा पिछले 5 साल से। ये नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के हक का पैसा खा के बैठे हैं पिछले 5 साल से, एक पैसे का राज के हिस्से का। चलिए ठीक है, चलिए। तो अभी हमने जनप्रतिनिधियों को तो सुना और अब जानते हैं जनता के क्या कुछ सवाल हैं जो उनके दिल में हैं और उनका जवाब वो चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ।
क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है कि जो नियम है नेताओं के झूठ बोलने के, जैसे बीजेपी ने जब सुखराम ने भ्रष्टाचार किया था तो विदेशों में था, तो 17 दिन इस बीजेपी ने लोकसभा की सभा नहीं चलने दी, और जब वो बीजेपी में आ गया तो पवित्र हो गया। ये गंगोत्री है। मोदी ने ये कहा 30 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, 10 लाख आ जाएंगे, 10 पैसे भी नहीं आए। सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा ये सवाल है कि बीजेपी झूठ बोलकर गरीब मजदूरों को, पिछड़ों को क्यों बहका रही है? इसका जवाब मैं चाहूंगी संजय नरूका जी से। आपने कहा है कि बीजेपी गुमराह कर रही है या भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर रही। हमारी सरकार ने बाकायदा ईडी को जो काम सरकार को करना चाहिए वह सारे काम कर रही है। अगर इतना सजग नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, तो निश्चित रूप से इस पूरे देश में भ्रष्टाचार का जिस तरह का आलम होता ना, वह आप सबको देखने को मिल जाता। ईडी के डर से अभी आप देख रहे हैं बार बार ये सब लोग कह रहे हैं ईडी भेज रहे हैं। अरे आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, आप गलत नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? ठीक है, सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। सर आपका क्या सवाल है? किस पार्टी? मेरा सवाल ये है कि हम जो है कि देश की बात कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। हमें अलवर की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ATL का प्रोग्राम अलवर के लिए है। तो अलवर की जो मूलभूत समस्या है, पानी की है, बिजली की है, सफाई की है, और जो है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं या जो है कि ऐसे लोग हैं कि जो दिन रात किसी का पर्स चुरा रहे हैं, किसी की चेन छीन रहे हैं, किसी की साइकिल उठा रहे हैं, किसी की बाइक उठा रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने की बात। दूसरी बात है कि शहर का विकास होना चाहिए। इसमें मैं एक अहम बात कहना चाहता हूँ। मैं प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिटायर्ड हूँ। मैंने कांग्रेसियों को भी कहा, बीजेपी वालों को भी कहा, और भाई कृष्ण जी भी बैठे हुए हैं, इनको भी कहा पर्सनली, बालकनाथ जी को भी कहा मैंने, अलवर के अंदर महिला पॉलिटेक्निक नहीं है, ज़िले में नहीं है, राजकीय। मैंने उनको एक प्रपोजल रखा था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में आज भी एक बिल्डिंग 2 मंजिला जिसमें 240 छात्र रह सकते हैं, वो 91 से बंद है। तो चलिए आपके सर का सवाल के जवाब सर मैं पहले ले लेती हूँ। देखिए बाबूजी रिटायर व्यक्ति हैं, इनका कहना बिल्कुल सही है। शहर में सफाई की व्यवस्था माकूल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चेयरमैन बीजेपी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथियों को सोचना चाहिए। शहर में आप बाबूजी सुन लीजिए, 1 मिनट बोल लिया, आप सुन लिया। शहर में पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। पानी की स्थिति है, जितना राजस्थान सरकार पानी पे काम कर रही है। ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 की अजमेर की चुनावी सभा में घोषणा करके गए थे। इनके जल संसाधन मंत्री आपके जो क्या नाम है इनका, गजेंद्र सिंह जी, ये उनके साथ थे। इन्होंने कहा कि अगर ये बीजेपी सत्ता में आई तो हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी की हम सारी सुविधा कराएंगे। तो शॉर्ट में थोड़ा सा आंसर। जैसे ही सत्ता में आए ये अपनी बात से मुकर गए, क्योंकि इन्होंने देख लिया राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई। लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 20 चिट्ठियां इनको लिखी। दिल्ली, सुनिए आप, राजनीति नहीं, सुनिए, बोलिए आप चुप रहिए, सुनिए मेरी बात, बोलने दीजिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कह दिया चाहे नरेंद्र मोदी सरकार 1 पैसा भी नहीं दे, हम ERCP को पूरी करके रहेंगे। उस पर काम चल रहा है, 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। चलिए मैं अगला सवाल लेती हूँ। देखिए, आज आपकी तरफ से जनता के मुद्दों के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विभिन्न पार्टियों के जिम्मेदार नेता हमारे बीच मौजूद हैं इस मौसम में, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन एक जनता के नाम पर मेरा ये कहना है, सड़कें रिपेयर क्यों नहीं हो रही, उनमें गड्ढे क्यों हैं, अंधेरे मोहल्लों में अंधेरे क्यों हैं, रोड लाइट क्यों नहीं ठीक हो रही हैं, ये आम जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं। एनक्रोचमेंट क्यों नहीं हट रहा, बाज़ारों में आप देखिए रास्ता ही नहीं है, इनके ऊपर कौन काम कर रहा है, ये जवाब मुझे चाहिए। सरकारें बचती रहती हैं, विदेश यात्रा होती रहती है, उनसे कोई, मैं तो चप्पल पहन के सड़क पे चलने वाला हूँ, इसके जवाब दीजिए। ये गड्ढे कब भरेंगे, अतिक्रमण कब हटेगा, और रोड लाइटें कब चलेंगी, जैसी चीज़ें कब हल होंगी। बस सर सवाल आपने सुन लिया, जवाब दीजिए जनता को। देखिए, अलवर शहर में
विधायक बीजेपी के, नगर परिषद में आप सुनिए मेरी बात पंडित जी, नगर परिषद में चेयरमैन बीजेपी के और अलवर लोकसभा में सांसद बीजेपी के। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग के सरकार पर थोपते हैं, ये गलत है। जबकि ये गड्ढेर सरकार की बात कर रही है। अभी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणा करी है 2023 की 23-24 की, इसमें 20 करोड़ रुपए अभी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से शहर की सड़कों को सुधारने के लिए दिए हैं और वो सारे पैसे आम पार्षद से पूछ के सरकार ने बांटे हैं। 7 करोड़ रुपए उससे पहले दिए थे। फिर भी अगर कहीं गड्ढे हैं आप बता देना पंडित जी, सरकार सिफारिश करेंगे और आपके भरवाएंगे। कांग्रेस के गड्ढों को कौन भरेगा? और कांग्रेस बीजेपी के बस की नहीं है। बीजेपी ने खुद ही गड्ढे खोद दिए। हाँ, नहीं कोई टेंडर, सारे टेंडर हो गए, सारे काम हो रहे बहन जी, और सारे काम होंगे। और ये जल जीवन मिशन का बीजेपी खा गई, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। लेकिन सर मैं जीएस सौगत स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ, ट्रेड यूनियन में रहा हूँ। मतलब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मात्र एक प्रॉब्लम कि हमारी माताएं, जिनको हम मतलब माता मानते हैं, पशुधन, वो सड़कों पे और आम आदमी उससे परेशान है, रोजीना कैजुअलिटी होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि हम उसको माँ मानते हैं तो हम घरों में उसको क्यों नहीं रख सकते? इसका जवाब कौन देगा? मैं जवाब चाहता हूँ इसका। देखिए, मैं बिल्कुल सौगत जी की बात से सहमत हूँ कि गौ माता की जो दुर्गति हो रही है बहुत गलत है। लेकिन मेरे सम्माननीय बीजेपी के साथी जो गौ सेवक बने डोलते हैं, पीड़ा पट्टा दिन भर गड़े में डाल के भगवा पट्टा, और ये गोरक्षा की बात करते हैं, इनसे आप एक से भी पूछो, किसी ने एक ने भी अपने घर में गाय पाल रखी है क्या? ये मेरी सुनिए सतीश जी, आप अगर ये सारे गो भक्त एक एक गाय अपने घर में पाल लेने, गाय सड़कों पे हमारा घूमे ही नहीं है। मैंने मेरे घर में 3 गौ माता देसी रख रखी है और ये बहुत गलत है। और मेरा जो गोपालक जिनकी गायें सड़क पे घूम रही है, जो मालिक है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी गायों को सड़क पे ना छोड़े, उनको पालें, अपने घर में चारा खिलाएं और घर में दूध काटे। ये लोग क्या करते हैं, दूध काटा और छोड़ देते हैं मेरे कुछ साथी, और जिससे आम आदमी को इससे दुविधा होती है। और यूआईटी कमिश्नर से मेरी सुनिए, सरकार ने गौशाला और नंदीशालाओं की घोषणा की थी बजट 2019 में, कितनी उसमें से बनी है, इस पर भी अपना जवाब दीजिए अध्यक्ष महोदय। गौशाला और नंदीशाला हर गांव में बन रही है, हर पंचायत में बन रही है, और हर गौशाला के लिए क्यों घूम रही है? ये गायें वो हैं जिनके मालिक हैं जो दूध काट के उनको छोड़ देते हैं। ये जनता माता से मेरा निवेदन है कि अपनी गायों को हमारा नहीं छोड़े। अलवर शहर में जितनी भी गायें हैं ना, उनमें 90% के मालिक हैं, केवल 10% हमारा है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। नमस्कार जी, पहले तो सबका स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थान में जब 2 सरकार आपस में चल रही हैं तो हमें तीसरी आम आदमी की जरूरत क्या है? आम आदमी सारा दिल्ली को खा गई। आप दिल्ली की कंडीशन देखो, अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि कोविड के टाइम पर यहाँ लाशें थी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि आप दिल्ली में देखो, लाशों के लिए लाइनें लग रही हैं, कई दिन बाद नंबर आ रहा है। रोज़ बेचारे एक दिन आदमी बैठ के वहाँ इंतज़ार करता है कि हमारी लाश का नंबर कब आएगा। तो हमको आम आदमी छोड़ दो, ये 2 ही हमारे लिए बहुत हैं, कांग्रेस या बीजेपी। और रही बात, हमारे अभी मित्र ने कहा कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वो प्रियंका गांधी का भी एक आया था क्लिप, उसने कहा था 4.5 साल गहलोत जी ने काम क्यों नहीं किया, अब मुफ्त की स्कीम क्यों बांट रहे हो। वो क्लिप भी मेरे पास है, मैं जिसको चाहिए सेंड कर दूंगा। और बात सर प्रियंका गांधी की मैं दिखा सकता हूँ। और एक बात शॉर्ट में क्वेश्चन, सर क्वेश्चन शॉर्ट में। और एक बात मैं आपको बता दूं, सड़कों का काम बहुत चल रहा है। कोतवाली, भाई साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब। एक और, कोतवाली के सामने से आप निकलो, कोई भी अगर गलती से रिक्शे के ऊपर कोई गर्भवती महिला निकल जाए, इतने खड्डे हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगी, रास्ते में उसका हालत खराब हो जाए। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जनता ने तो आपके राजस्थान में आने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सवाल खड़े कर दिए, जवाब भी हो जाते जाते दे गए कि खड्डे ऐसे हो रखे हैं कि गर्भवती महिला की रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। यही चाहिए क्या भाई साहब कांग्रेस बीजेपी से? आपको यही मिला इतने सालों में? आपको दिल्ली के अंदर जाकर देखिए, स्वास्थ्य योजनाओं को विदेश में कॉपी किया जा रहा है, शिक्षा की सेवाओं को विदेश में कॉपी किया जा रहा है। राजस्थान में क्यों नहीं भाई? क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों को खरीद लिया? क्या राजस्थान के अंदर एक आम आदमी को अपनी सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या राजस्थान के अंदर नहीं चाहिए कि अच्छे बच्चों, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाए?
क्या राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए कि हारी बीमारी में उनके नज़दीक में मोहल्ला क्लिनिक के रूप में राजस्थान सरकार, राजस्थान में अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं है, योजनाएं हैं, लाभ नहीं है, क्या ये सरकार आपको चाहिए? तो राजस्थान की जनता जनार्दन है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आप एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, उसके बाद आप 5 साल के काम के बाद तय कर लीजिएगा क्या हमने आपके लिए काम किया। और आम आदमी पार्टी को सिर्फ काम के लिए जाना जाता है और जनता भी काम को सराह रही है और चाह रही है राजस्थान। चलिए ठीक है, मैं दोनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अलवर में पानी की व्यवस्था के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आगे क्या करने वाले हैं पानी के लिए? चलिए सर, पानी की व्यवस्था के लिए अभी राजस्थान की सरकार ने 50 तो ट्यूबवेल 3 फेज सैंक्शन किए, जो करीब 15 लग चुके और डेली काम चल रहा है। उसके अलावा ERCP पे काम चल रहा है, 13,000 करोड़ रुपए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस बजट में सैंक्शन किए हैं। उसके अलावा सिली सेट से पानी लाने का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, नहर की सफाई चालू है और निश्चित रूप से अलवर शहर को पानी से हम राहत दिला के छोड़ेंगे, चाहे हमको ERCP में केंद्र सरकार फायदा दे नहीं दे, हमारी मदद करे नहीं करे, हमारे मुख्यमंत्री जी आम आदमी की पानी की समस्या को दूर करेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं। अध्यक्ष जी मैं करेंगे उसका साथ। पानी की विषय पे बात मैं भी कह देता हूं। जिस तरह से आपका भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें पानी के टैंकरों से ट्यूबवेलों में टैंकरों से पानी डलवाकर उनको चेक कराकर पेमेंट करवा रहे हैं आप लोग। काय का जनता का भला होने वाला है, सारे ट्यूबवेल जो लग रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार है। और मैं तो ये कहता हूँ आपने युवाओं की बात की, आपने मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड दूंगा। आपने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, जो पेपर लीक किया, उस सारण जो सारण मुख्यमंत्री जो गहलोत जी का आदमी था उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। चलिए ठीक है। तो अभी हमने बात की गहलोत सरकार की उन स्कीमों की जिन्हें जनता से राहत मिल रही है कि वाकई में बीजेपी जैसे कहती है कि उनके लिए ये आहत कैंप बन चुका है। आपने जनता के सवाल भी सुने और उनके जवाब भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिए।